नमस्कार, डीजाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। आज का दिन न सिर्फ भारत के लिए बल्कि भारतीय सेना के लिए भी बहुत ही दुखद दिन है, बहुत ही गमज़दा दिन है। और उसकी वजह यह है कि भारतीय रक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी जनरल विपिन रावत एक विमान दुर्घटना में हताहत हुए हैं, शहीद हुए हैं। उनके साथ उस विमान में जो 14 लोग शामिल थे, जिसमें जनरल रावत की पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत भी शामिल थी, वे भी नहीं रही हैं। और ये दुर्घटना तमिलनाडु के कुन्नूर ज़िले में हुई है, जहां से जनरल साहब एक लेक्चर देने के लिए वेलिंगटन स्थित आर्मी कॉलेज जा रहे थे। विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पहले बताया गया कि बहुत ही ज़बरदस्त ये दुर्घटना है और इसमें सभी लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पहले ये कहा गया था, जो पहले सूचना आई थी उसमें बताया गया था कि 13 लोग नहीं रहे हैं, उनकी मौत हो गई है और एक व्यक्ति बहुत गंभीर रूप से जख्मी है। हालांकि उस जख्मी व्यक्ति की पहचान नहीं बताई गई थी सेना के द्वारा, आर्मी के द्वारा। लेकिन अभी ये एक बड़ी दुखद खबर, एक बड़ी झटका देने वाली खबर हमें प्राप्त हुई है कि CDS यानी चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत नहीं रहे हैं। और इसी के साथ आर्मी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर और उनका जो पूरा स्टाफ था वो इस दुर्घटना में शहीद हो गया है, नहीं रहे हैं। भारतीय सेना के लिए बहुत ही दुखद दिन है, भारतीय सेना के लिए बहुत ही झटका देने वाला ये दिन है और देश के लिए भी बहुत ही दुखद दिन है, क्योंकि जनरल रावत की ख्याति एक बहुत ही अच्छे सैनिक के रूप में थी। 2016 से लेकर 2019 तक वे भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने कश्मीर घाटी में और भारत की पाकिस्तान से जुड़ी हुई सीमाओं में कई बार दुश्मनों से उन्होंने मोर्चा लिया, उन्होंने कई कमांड का नेतृत्व किया और वो भारत के पहले CDS यानी चीफ डिफेंस स्टाफ यानी रक्षा विभाग के सबसे बड़े, सबसे आला अधिकारी थे और उनका कार्यकाल अभी बाकी था। 63 साल के जनरल रावत थे। बहुत ही यशस्वी कैरियर उनका रहा है और जब भी सेना का गौरवमयी इतिहास लिखा जाएगा, जनरल विपिन रावत का नाम बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में, बहुत ही गर्व के साथ लिया जाएगा। आज इस दुखद घटना पर बात करने के लिए क्या परिस्थितियां रही होंगी, कैसे ये दुर्घटना हुई है और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल निखिल दीवान जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। निखिल जी, ये बहुत ही दुखद दिन आज के लिए और एक सेना के पूर्व अधिकारी होने के नाते आप आज ये जिस तरह घटना हुई है, जनरल रावत नहीं रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब नहीं रहे हैं, मिसेस रावत नहीं रही हैं और भी सेना के अधिकारी नहीं रहे हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं? घटना बहुत दुखद ज़रूर है कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिन्होंने कि तीनों सेनाओं को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को एकजुट करने के लिए प्रयासरत थे और नए थिएटर कमांड्स का डेवलपमेंट वो कर रहे थे। और इस दर्दनाक हादसे में जब अभी ये खबर की पुष्टि हो चुकी है कि वो नहीं रहे हमारे बीच, तो दुख ज़रूर है। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, क्योंकि DGNA न्यूज़ जो ये एक नेशनल लेवल की न्यूज़ चैनल है और एक बहुत अच्छी न्यूज़ चैनल है, तो जनरल रावत का वहाँ पर आज 2:45 बजे जो लेक्चर था वो है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, जो ऊटी और कुन्नूर के बीच में वेलिंगटन में है। जी, मैं वेलिंगटन में 1 साल के मैं उस कोर्स पे था। तो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज एक वर्ल्ड की बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर हमारे सेनाओं के अधिकारी होते हैं, कुछ चुने हुए IAS IPS भी होते हैं और अपनी फ्रेंडली जो फॉरेन कंट्रीज़ होती है जैसे US, UK, भूटान है, उनके भी ऑफिसर्स वहाँ पर कोर्स करते हैं। अब वहाँ पर एक वेलिंगटन जिमखाना क्लब है जो कि डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज से थोड़ा सा नीचे है और वहाँ पर वो हेलीपैड है, जहाँ पर नॉर्मली हेलीकॉप्टर सारे लैंड होते हुए मैंने सन 2000 में देखे थे। तो वो एक ऐसा वैली की तरह है, पूरी तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। पहाड़ है, वहाँ पहाड़ी इलाका है। हाँ, बहुत पहाड़ी इलाका है और वहाँ का मौसम हमेशा ही बहुत ठंड वाला रहा है और धुंध हमेशा रही है। तो हो सकता है कि
वो धुंध की वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ हो। हम इसका इंतज़ार करेंगे कि एक पूरा टेक्निकल रिपोर्ट वहाँ जब सामने आएगी तो पता लगेगा कि किस वजह से ये हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ है। जैसे कि जनरल और मिसेस रावत, ब्रिगेडियर और मिसेस लड्डर और बाकी जो 14 लोग उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनका देहांत हुआ है। देश को एक बहुत बड़ा नुकसान ज़रूर हुआ है और पर सेना का है, इसलिए ये कमी उनकी जो है जल्दी ही पूरी की जाएगी, क्योंकि सीडीएस जैसी इम्पॉर्टेंट जो पोस्ट है वो खाली नहीं छोड़ी जा सकती। स्पेशली अगर इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को हम देखें आज, तो उसमें सीडीएस का रोल। मैं आपको यहाँ रोक के एक सवाल ये करना चाहता हूँ, चूँकि अभी हम विमान दुर्घटना पे मैं चाहूँगा कि आपसे बात करूँ। आप चूँकि वेलिंगटन में रहे हैं, इसलिए भी मैं आपसे बहुत विशेष तौर पर मैंने आपको आमंत्रित किया कि आप आ जाएं। ये जो विमान दुर्घटना हुई है, जो क्या आपने कहा कि रिपोर्ट आएगी, लेकिन क्या इसमें हमारे दुश्मन देशों की कोई साजिश, कोई हाथ हो सकता है? अगर हम वो वेलिंगटन, ऊटी या कुन्नूर का इलाका अगर देखें, पहाड़ी इलाका है और तमिलनाडु का है, और वहाँ पर अभी तक तो इतने सालों में कभी किसी तरह का टेररिज्म वाला कोई इनपुट कभी आए नहीं थे। पर वहाँ आईएस सक्रिय है तमिलनाडु के प्लेन इलाकों में है, जो कि केरल से ज़्यादा सटे हुए हैं, पर इन इलाकों में नहीं है। और चूंकि वहाँ पर ये एक बहुत प्रेस्टिजियस डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है, तो वहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसीज भी बहुत काम करती है, क्योंकि किसी भी एक समय में वहाँ पर कम से कम नहीं तो स्टूडेंट ऑफिसर जो है वही 400 होते हैं, प्लस जो पोस्टेड ऑफिसर्स है वो 300 के करीब होते हैं। तो वहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसीज भी काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। पर आईएसआईएस का जो ज़्यादा दबदबा अभी तक जो देखा गया है वो इन इलाकों में नहीं, केरल में ज़्यादा देखा गया है। लेकिन फिर भी ये जांच का बिंदु तो होगा कि देखिए, अब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो हर एंगल से उसकी तफ्तीश होगी। हम किसी एक पर्टिकुलर एंगल को लेके आज डिसीजन नहीं दे सकते हैं, पर जिस तरह की वहाँ की ज्योग्राफी है, जिस तरह का वहाँ का वेदर है, और जिस तरह वैली में बहुत स्पीड में हवाएं चलती है, विंड चलती है, तो क्रैश का एक रीज़न, एक कारण जो है वो वहाँ का वेदर भी है और वहाँ की पूरी ज्योग्राफी भी है। सर, क्या ये संभव नहीं था कि जिस तरह से हम देखा कि इजेक्ट कर देता है पायलट और दूसरा स्टाफ भी पैराशूट लगा के कूद जाते हैं, हालांकि उसमें 2 महिलाएं भी शामिल थी, मिसेस रावत और मिसेस लेडार, लेकिन क्या ये संभव नहीं था कि ये लोग भी इजेक्ट कर देते जैसे अभिनंदन सिंह ने किया था? देखिए, अब यह हेलीकॉप्टर है जो कि एक ट्रुप कैरिंग या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तरह आप इसको ले लीजिए, और फाइटर एयरक्राफ्ट और इसमें फ़र्क ये हो जाता है कि फाइटर एयरक्राफ्ट में 1 या 2 पायलट्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का कोई अटैक होता है फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर या कोई इंजन फेलियर वगैरह होता है, तो उसको बोलते हैं इजेक्शन सीट, कि उनकी जो कॉकपिट में जो सीट होती है उसमें राइट साइड में एक लीवर होता है, उस लीवर को खींचते हैं तो एयर प्रेशर की वजह से वो जो उनकी सीट होती है वो हवा में ऐसी फेंकाई जाती है और फिर पैराशूट खुल के नीचे आता है, राइट। तो उसमें ऊपर इजेक्ट होने के लिए आसमान ही आसमान है, पर हेलीकॉप्टर में ऊपर जो है रोटर है, तो इजेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा ये है कि हेलीकॉप्टर की स्पीड्स भी बहुत कम होती है। तीसरा उसमें यह है कि हेलीकॉप्टर में एंट्री और एग्ज़िट के जो पॉइंट्स हैं, या तो पीछे वाला जो रैंप होता है पीछे से खुल के, वहाँ से आप एंट्री एग्ज़िट करते हो, या साइड के डोर से करते हो। और साइड के डोर से भी जब आप एग्ज़िट भी करते हो, या तो रोटर पूरी तरह से जब स्टॉप हो जाते तब करते हो, या पूरा यूँ नीचे झुक के फिर आप निकलते हो। और उसमें हेलीकॉप्टर में तीसरी एक और जो चीज़ होती है कि पीछे भी एक टेल रोटर होता है, और ये रोटर्स बहुत स्पीड से घूमते हैं तो दिखते नहीं है। तो अगर हेलीकॉप्टर से बाहर निकलना है ज़मीन पे उतरने के बाद में, तो ऐसे करके साइड में भागना पड़ता है, न कि आप पीछे या आगे भागो। और इजेक्शन तो इम्पॉसिबल है हेलीकॉप्टर में, क्योंकि ऊपर तो रोटर है, इसलिए कोई संभावना नहीं थी। हाँ, संभावना मेरा नहीं। सवाल ये आता है कि निश्चित रूप से सीडीएस को लेके जो पायलट जा रहे होंगे वो बहुत अनुभवी होंगे, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होंगे, लेकिन क्या कुछ पायलट के स्तर की भी कोई लापरवाही हो सकती है? ब्लैक बॉक्स राज खोलेगा?
अभी देखिए एयर चीफ जस्ट वहाँ पहुँचे ही हैं, इन्वेस्टिगेशंस चालू हुआ है, ब्लैक बॉक्स ढूंढ के उसमें से पूरी जानकारी जब निकलेगी, क्योंकि वो ब्लैक बॉक्स में सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है, जो पायलट के कन्वर्सेशन रहे होंगे वहाँ के एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ में, और किस तरह की विंड स्पीड थी, किस तरह का ऑल्टीट्यूड था, कौन सा लैंडिंग अप्रोच वो ले रहे थे, ये सारा उस ब्लैक बॉक्स में से निकल के आएगा सामने, पर उसको वक्त लगता है, मतलब इतना तुरंत नहीं होता है। और ये इन्वेस्टिगेशन काफ़ी इन डेप्थ जाएगा, काफ़ी डिटेल में जाएगा, क्योंकि भारत के एक बहुत ही उच्चतम अधिकारी की इसमें मृत्यु हुई है। तो कोई भी इसमें, जिसको कहते हैं ना कि कोई भी स्टोन जो अनटर्न्ड नहीं छोड़ा जाएगा, हर एक मुद्दे, हर एक पहलू, हर एक डायमेंशन के ऊपर इसका जांच होगी। जैसे आपने कहा कि टेररिज्म का भी कुछ है, तो वो भी एंगल इसमें जांचा जाएगा। पर जहाँ तक ये ऊटी और कुन्नूर का इलाका ले ले, तो यहाँ पर इस तरह का टेररिस्ट एक्टिविटीज रिपोर्ट नहीं बहुत हुई। बड़ी दुर्घटना, विमान दुर्घटना, हालांकि वो यात्री विमान था, केरल में हुई थी। हाँ जी। और वो ओवल शेप का हेलीपैड था, जो एयरपोर्ट था, रनवे, वहाँ हाँ, जिसमें साठे साहब की डेथ हुई थी। हाँ बहुत नीचे घाटियाँ होती हैं, और वहाँ बहुत ही सीनियर पायलट होता है जो वो बचा सकता था। हालांकि उस पायलट को भी लोगों ने बाद में बहुत प्रशंसा की कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से और संजीदगी से विमान उतारा। कुछ ही लोग मरे, वरना बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। क्या ये, चूंकि जिस तरह का आप ऊटी का वर्णन कर रहे हैं, जिस तरह का आप उस रनवे का वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये पहाड़ियाँ हैं, इस तरह का आकार का हमें, क्या ये भी एक एस्पेक्ट है, ये भी एक एंगल है? देखिए, जो केरल में हुआ था, मिस्टर साठे ने जिस तरह से उनका एयरक्राफ्ट स्किड होकर रनवे से नीचे गिर गया था, जो उन्होंने पूरा उसको बचाने में जो कोशिश की थी। अब हेलीकॉप्टर जो डिज़ाइन हुए हैं वो इसी तरह से डिज़ाइन हुए हैं कि इस तरह के दुर्गम जगहों पर जा सके। तो इसमें आर्मी या नेवी या एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो इन तरह के इलाकों में जाने के लिए ट्रेंड होते हैं। जैसे आज भी, अब ये चलो ऊटी और कुन्नूर का इलाका था तमिलनाडु का, पर आर्मी और एयरफोर्स के पायलट्स जो है वो उनके रेगुलर उड़ानें लेह, लद्दाख, सियाचिन में तो चल ही रही हैं, या अरुणाचल प्रदेश में चल ही रही हैं, तो वो ट्रेंड हैं। पर अब दुर्घटना हुई है, क्या उसकी वजह है? टेक्निकल फेलियर है, विंड फेलियर है, या टेरेन की वजह से हुआ है? वो सारा अभी निकल के सामने जरूर आएगा। वो ब्लैक बॉक्स ये राज खोलेगा। यस। आप चूंकि बहुत अपडेट रहते हैं कर्नल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज जो जनरल रावत साहब हैं वो किस विषय पर लेक्चर देने वाले थे, अगर आपको जानकारी हो? कल उनका स्टेटमेंट था, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट जनरल रावत ने दिया था कि जैविक युद्ध शुरू हो गया है, बायो वार है ये। और जो उन्होंने इशारे में जो ओमिक्रॉन है और कोरोना है, इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा था कि बायो वार है और हमको इसके लिए तैयार रहना होगा। बहुत दूर की वो सोच रहे थे। आज वो, आपको पता है किस विषय में बात करने वाले थे? देखिए, मेन उनका जो मुद्दा था वहाँ पर वो थिएटर कमांड्स को लेकर ही था, क्योंकि डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में तीनों सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड ऑल्सो कोस्ट गार्ड, प्लस सीनियर IAS IPS ऑफिसर्स भी होते हैं, IRS ऑफिसर्स भी होते हैं। तो चूंकि अब ये थिएटर कमांड जो है ये इंडिया में लगभग बिल्कुल आने ही वाला है। क्या होती है थिएटर कमांड? अपन थिएटर कमांड को एक दिन पूरा अलग से एक टॉक शो में लेंगे, क्योंकि वो टॉपिक बाय इटसेल्फ है। संक्षेप में समझूंगा। संक्षेप में अगर जैसे लिया जाए तो कि जैसे आर्मी की सदर्न कमांड जो है वो पूना में है, और नेवी की सदर्न कमांड जो है वो कोची में है। तो अगर हमने एक सदर्न कमांड बना दी जाए जिसमें कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के कमांड को इंटीग्रेट करके कंट्रोल किया जाए, एक जगह से कंट्रोल। क्योंकि जैसे अभी हम 1971 की लड़ाई की 50वीं सालगिरह बहुत जोर शोर से मना रहे हैं, तो उसमें भी हमने ये देखा था कि 1971 में भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने काफ़ी अच्छा ऑपरेशंस किए थे, जिसकी वजह से आज बांग्लादेश बना। तो उस समय से लेके आज तक पूरी टेक्नोलॉजी, पूरे वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा डायमेंशंस जुड़ गए हैं, जिसकी वजह से ये आज समझा जा रहा है कि एक थिएटर कमांड होना चाहिए जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सारे एलिमेंट्स को तो उस कंट्रोल कर। वो ड्रीम प्रोजेक्ट था जनरल रावत का, जिस पर वो काम कर रहे थे। ड्रीम प्रोजेक्ट, रिक्वायरमेंट, सब कुछ था। तो आज वो उसी विषय बात करने वाले थे।
हालांकि ये प्रश्न मेरा आज के लिए ठीक नहीं है, आज मुझे नहीं करना चाहिए प्रश्न, फिर भी मैं आपसे बहुत दुख के साथ, बहुत ही भरे हुए दिल के साथ ये प्रश्न कर रहा हूँ, अगला सीडीएस कौन होगा? देखिए, सीडीएस की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जनरल रावत को हम विदा देते हुए पूरे दिल से उनको सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने देश की सेना को और वायुसेना, जल सेना को बहुत आगे लेके गए हैं। पर चूंकि सीडीएस की पोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो कोई ना कोई ऑफिशिएटिंग सीडीएस अपॉइंट ज़रूर होंगे, और तब तक के लिए जहाँ तक अब मेरे दिल में जो बात आती है, जैसा आपने कहा कि मैंने भी नहीं कहना चाहिए, मैं नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि आज बहुत दुखद घड़ी है, पर आर्मी चीफ जो जनरल मुकुंद नरवाने हैं वो अभी सीनियर मोस्ट हैं, तो हो सकता है कि ऑफिशिएटिंग सीडीएस वो रहें, और तब तक फिर गवर्नमेंट तय करेगी, डिसाइड करेगी, क्योंकि डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है भारत के लिए। आज का जो चाइना के साथ में या पाकिस्तान के साथ में जिस तरह से क्लैशेस हो रही हैं, तो वो एक पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसको खाली नहीं छोड़ा जाएगा। पर ये ज़रूर है कि फ़िलहाल अभी जो डिप्टी सीडीएस है वो इसको हैंडल करेंगे। कभी ऐसा मौका आपको आया अपने लंबा सेवा काल में कि आपको कभी जनरल रावत के साथ काम करने का मौका मिला हो, आपने उनके अंडर में या उनके साथ कभी सर्व किया? डायरेक्ट उनके अंडर में काम करने का मौका नहीं लगा मुझे। लेकिन किस तरह के अधिकारी थे आपके, आप जो मिलिट्री में उनकी क्या छवि थी, किस तरह की बात होती थी उनके? मैं चाहूँगा उनके कैरियर के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी हो, किस तरह की उन्होंने भूमिका निभाई बॉर्डर पर अपनी टीम के लिए? देखिए, वो जब आर्मी चीफ अपॉइंट हुए थे तो मेन मुद्दा उसमें ये था कि उनका एक्सपीरियंस नॉर्थ में काफ़ी अच्छा था, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने डिवीज़न भी कमांड की थी, कोर भी कमांड की थी। तो नॉर्दर्न एरिया जो है अपना कश्मीर वाला जी, उसके बारे में उनको बहुत अच्छी जानकारी थी। वहाँ पर उन्होंने कई ऑपरेशंस को लीड भी किया था, कई ऑपरेशंस को कमांड भी किया था। तो उनकी अपॉइंटमेंट शायद इसी वजह से हुई थी कि उनका एक्सपीरियंस, और उस समय हमारे पाकिस्तान के साथ 2016 में संबंध बड़े खराब हाँ, थे, और चाइना के साथ भी। तो 2016 में जब उनको बनाया गया, हालांकि उस समय कहा गया था कुछ और भी दावेदार थे, लेकिन उनको इसलिए तरजीह दी गई थी क्योंकि उनका, जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनको सीमाओं पर, खासकर चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर काम करने का ज़्यादा अनुभव था। और क्या उनकी विशेषताएं थी एक मिलिट्री ऑफिसर के नाते, आप उनको किस रूप में देखते हैं कि क्या उनमें जो खासियत थी? उनकी खासियत ये थी कि वो खैर अमन आर्मी चीफ या सीडीएस बने हैं तो मैं तो कौन होता हूँ उनके इंटेलिजेंस के ऊपर कुछ या उनके आईक्यू के ऊपर बात करने के लिए। पर हाँ, दिल से वो बहुत साफ व्यक्ति थे। हर बात को बड़े ध्यान से वो सुनते थे और बहुत सोचे समझे फिर वो डिसीजंस लेते थे, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ तीनों सेनाओं में लागू हो रही हैं और लागू होते रहेंगी। और जिस तरह से उनका जो विजन था, अब होता क्या है उस लेवल पे जब हम बात करते हैं तो उन एक फोरसाइट क्या होती है कि आज जैसे आपने कहा कि वो बायोवार के ऊपर में जब बात कर रहे हैं, कल ही उन्होंने कहा, हाँ, तो उस लेवल पे एक विजन देखा जाता है और वो विजन कल का नहीं होना चाहिए, परसों का नहीं होना चाहिए, आने वाले समय का होना चाहिए, आज से 5 साल 10 साल बाद पहले का दिखना चाहिए। जी हाँ जी, मतलब एक आर्मी चीफ या एक सीडीएस उस तरह का ठप्पे छोड़ के जाते हैं, पुराने जितने भी आप इतिहास को ले लें, कि उन्होंने अगले 10 साल तक का सोचा या 20 साल तक का सोचा है कि हमें इस तरह का इक्विपमेंट चाहिए है, इस तरह की सेना में ट्रेनिंग्स होना चाहिए, इस तरह के एयरक्राफ्ट होना चाहिए, इस तरह जैसे हम फिर से अभी बातचीत कर रहे हैं कि एक और एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी को मिलना चाहिए। तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि अगर इंडियन ओशन के ऊपर हमने पूरी तरह से जो कंट्रोल रखना है तो एक और एयरक्राफ्ट कैरियर के, तो इस तरह से इनके विजन के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। और चूँकि जनरल रावत मेरे सीनियर ऑफिसर रहे हैं तो उनका विजन जो है वो बहुत अच्छा रहा है और उसकी वजह से सेना में डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, प्रोक्योरमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, फास्ट हो रहा है। मतलब मेन चीज़ जहाँ पर डिले हो रही थी कि जब मैं सेना बोलता हूँ तो वायुसेना, थल सेना उसमें इंक्लूडेड है। सेनाओं में जो इक्विपमेंट परचेजेज या इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का जो डिले हो रहा था वो काफ़ी फास्ट हो गया है और उसका फ़ायदा देश को मिल रहा है। हाँ जी।
एक दुखद प्रसंग ये भी है कि जो मधुलिका रावत जी हैं वो हमारे मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखती थी। मध्य प्रदेश का जो शहडोल ज़िला है सोहागपुर, वहाँ की वो रहने वाली थी और कुंवर मृगेंद्र सिंह उनके पिताजी कई बार वहाँ से सोहागपुर से विधायक रहे हैं। उनके भाई योगेंद्र सिंह भी जो हैं वो सोहागपुर में रहते हैं। तो एक तरह से जनरल रावत हमारे मध्य प्रदेश के दामाद थे, मध्य प्रदेश के जमाई थे। एक मध्य प्रदेश के लिए ये निश्चित रूप से दुखद खबर है कि मध्य प्रदेश की बेटी और मध्य प्रदेश के जमाई जनरल रावत अब नहीं रहे हैं हमारे बीच में। कभी आपको, चूँकि आपकी मिसेस भी काम करती हैं सेना के पूर्व अधिकारियों की, कई बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं, उस दौरान कुछ मिसेस रावत के बारे में आपके पास जानकारी हो कि वो किस तरह से काम कर रही थी, किस तरह से बात को आगे देखिए, पर्सनली मैं मिला नहीं हूँ तो मैं एक पर्सनल टच के तौर पे नहीं कह सकता हूँ, पर मिसेस मधुलिका रावत के उन्होंने जितना इंटरेस्ट आर्मी वाइज वेलफेयर एसोसिएशन में लिया था, उसको जितना उन्होंने बढ़ावा दिया और उसकी रिक्वायरमेंट भी थी, स्पेशली जो जवान और उनकी जो वाइफ्स है या हमारी जो वीरांगनाएं हैं, उनके लिए जो उन्होंने काम किया, जो आर्मी न्यूज़ चैनल से जो जहाँ तक मुझे खबर लगती रही है, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था। और चूँकि अब वो एज अ मिसेस रावत जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की वाइफ बनी तो उनका रोल तीनों सेनाओं की तरफ था। तो उनको भी खोना देश की तीनों सेनाओं के लिए एक बहुत ही नुकसानदेह है और बहुत दुखद है। एक इतना अनुभवी आदमी जिसके पास एक बहुत लंबा अनुभव हो युद्ध का, मोर्चे पर लड़ने का, वो एकाएक जब चला जाता है तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है सेना में या कहीं भी। आपको लगता है कि एक बहुत देखिए, अपूर्णीय क्षति है? वैक्यूम, अब सेना का जो कार्यशैली है वो इस तरह से होती है कि वैक्यूम क्रिएट नहीं होता है। लॉस ज़रूर बहुत बड़ा है, दुखद है, मैं मानता हूँ, पर अब जो सेना की जो ट्रेनिंग होती है वो इस तरह से होती है कि आपको अपनी कमांड के बारे में 100% जानकारी होना चाहिए, आपके एक लेवल ऊपर की जानकारी काफ़ी डिटेल में होना चाहिए, उसके ऊपर की भी जानकारी आपको बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर एक मेजर साहब है तो या लेफ्टिनेंट कर्नल है तो उसको एक बटालियन को कमांड करने की पूरी जानकारी होती है उस पोजीशन में। अब जैसे मान लो जो कमांडिंग ऑफिसर है या कोई ब्रिगेड कमांडर है या कोई जनरल ऑफिसर कमांडिंग है, वो अगर छुट्टी जाता है, क्योंकि छुट्टियां तो जाना ही है, छुट्टी जाता है तो वो पोस्ट खाली नहीं होती, चेयर खाली होती है, तो उसको या तो डिप्टी जीओसी हैंडल करेगा या डिप्टी कमांडर हैंडल करेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, कभी वैक्यूम नहीं होता है। और लॉस होता है, लॉस ये तो क्षति है, बहुत बड़ा हाँ, नुकसान है, हाँ, देश का बड़ा नुकसान, बिल्कुल देश का बड़ा नुकसान, पर वैक्यूम नहीं होगा। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, यस, जनरल रावत हेड ज़रूर कर रहे थे और वहाँ पर उनका लॉस ज़रूर महसूस किया जाएगा, पर वहाँ पर वैक्यूम नहीं क्रिएट होगा। जो जिस शब्द का आपने प्रयोग किया था वैक्यूम का, वो नहीं होगा, वो आपकी फौज में नहीं होता, वो नहीं होता है। हाँ, वो आपका सिस्टम ऐसा, सिस्टम ही ऐसा, एक जाएगा सैनिक मोर्चे पर, दूसरा सैनिक आएगा। जी हाँ, यही कहना चाह रहे हैं? ये मतलब सैनिक जाएगा मोर्चे। ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि आपको अगले या ऊपर के 3-4 और पोस्ट के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे जहाँ पर ये डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में जहाँ लेक्चर देने गए थे वेलिंगटन में, तो मैं एज अ मेजर गया था, राइट, और वहाँ पर जो ट्रेनिंग थी एज अ स्टार्ट हुई थी एज अ ब्रिगेडियर कि मैं मान लो ब्रिगेडियर की पोस्ट पे जाता हूँ तो मैंने ऑपरेशंस किस तरह से करना है। फिर अगला था कि मैं एज अ मेजर जनरल बनता हूँ तो वहाँ पर ऑपरेशंस का कमांड कैसे होगा, और अल्टीमेटली वहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल भी स्टूडेंट ऑफिसर्स को बनाया जाता है कि वो कोर कमांडर तक जाते हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो टीचिंग है, वो जो ट्रेनिंग है, वो एक मेजर को लेफ्टिनेंट जनरल तक की सोच के बारे में ट्रेनिंग करता है। जनरल रावत को बहुत सारे पद्म पुरस्कार मिले थे, PVSM थे वो, बहुत सारे उनको मेडल्स मिले थे, और उनका युद्ध के मैदान में भी उनका बहुत बड़ा अनुभव उनके साथ था।
तो ये सारी बातें बताती हैं कि जनरल रावत कितने बड़े लड़ाकू थे, कितने बड़े वीर जवान थे, सैनिक थे। और निश्चित रूप से इस तरह से जाना, एक दुर्घटना में जाना बहुत ही नुकसानदायक है, बहुत ही दर्दनाक है। ये जो बिग विमान बहुत दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, कई बार तो उसको कहा जाता है कि वो फ्लाइंग कॉफिन है। तो ये जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ये तो बहुत ही मजबूत और अच्छा हेलीकॉप्टर माना जाता है। IB-17 क्या Mi-17 VH-5, हाँ जी, ये तो बहुत अच्छा विमान हेलीकॉप्टर माना जाता है। देखिए, दुर्घटना जो है जब होनी है उसको टालने की पूरी कोशिश की जाती है। दुर्घटना ना हो इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। पर अगर दुर्घटना हो जाती है तो दुखद ही होती है। जैसे आपने MiG-21 बाइसन के बारे में जो कहा, उसके काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हुए। इसके बावजूद भारतीय वायुसेना के किसी पायलट ने मिग उड़ाने से मना नहीं किया। अभिनंदन ने तो उसी से मारा था। जी हाँ, अभिनंदन और ने तो उसी से जब मारा भी था। कोई इस तरह का एक्सीडेंट होता है तो एयर चीफ जाके वही एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं, ताकि एक मैसेज जाए, एक मैसेज पूरी कमांड को जाना चाहिए एयरफोर्स में कि यस, वो मिग जो है वो किसी वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, ये देखिए मैं मिग उड़ा के दिखा रहा हूँ। इस तरह से जो लीडरशिप के एग्जाम्पल्स तीनों सेनाओं के अधिकारी जो पेश करते हैं, ये न सिर्फ सेनाओं के लिए सीखने की बात है, पूरे देश के लिए सीखने की बात है। बहुत धन्यवाद कर्नल निखिल दीवान जी, हमसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए। निश्चित रूप से आज देश बहुत दुखी है। हम अपनी आंखों में आंसू लेकर, दिल में पूरा सम्मान लेकर जनरल रावत के साथ, और जो जनरल रावत के साथ जो जवान जो शहीद हुए हैं, उन सब के प्रति हमारे मन में बहुत आदर का भाव है, बहुत सम्मान का भाव है। देश ने आज अपने 14 सपूतों को खोया है। बहुत बड़ी दुर्घटना है। देश गमगीन है, गमज़दा है, शोकग्रस्त है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि जनरल रावत की जो इच्छाएं थी, एक जनरल रावत जिस विज़न पे काम कर रहे थे, जिस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे थे, और वो भविष्य में जो मजबूत, सक्षम और समर्थ तीनों सेनाओं को देखना चाहते थे, जिस तरह का वो फ्रंटियर लेवल बनाना चाहते थे, तो निश्चित रूप से एक थिएटर कमांड की जो उनकी कल्पना थी, एक विज़न था, वो थिएटर कमांड की कल्पना उनकी ज़रूर साकार होगी। और हम उनके सपने को ज़रूर पूरा करेंगे। और जब कभी भी कोई भी दुश्मन, वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर भारत की तरफ बुरी नज़र से देखेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यही जनरल रावत के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।